हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत करते हैं फिक्स टारगेट 2.0 परिवार के एक और नई क्लास में। जितने भी स्टूडेंट मिथिला यूनिवर्सिटी से 2024 में डिग्री पार्ट 2 का एग्जामिनेशंस दे रहे हैं और जिस भी स्टूडेंट का ज्योग्राफी सब्सिडरी पेपर में या फिर जनरल पेपर में था, जिसका एग्जामिनेशंस आज यानी कि 2 जुलाई को पहली पाली में हुई है, तो वैसे सभी बच्चे आप लोग आज के इस पूरी वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। हम आज के इस क्लास में डिस्कस करने जा रहे हैं जो आपसे 75 क्वेश्चंस पूछे गए थे, उन सभी प्रश्नों का 100% सही आंसर। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए फटाफट से आप लोग क्या करेंगे, तो अपने क्वेश्चन सीरीज को अपने सामने रखेंगे और बारी बारी से जो मैं क्वेश्चंस का आंसर करवा रहा हूँ आप अपना मैच करते जाइएगा। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपने एक एग्जाम में 75 में से कितना क्वेश्चन सही करा है। ठीक है, आइए बारी बारी से सभी प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। चलिए देखिए, यहाँ पर अगर हम बात करते हैं क्वेश्चंस की, तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आपके पेपर में आया था, क्वेश्चन था कि भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था और आप लोगों ने उम्मीद करता हूं अच्छा जवाब दिया होगा इसका, कंचनजंगा। ठीक है, आगे बात करते हैं क्वेश्चन अगला क्या पूछा गया। सर अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन लक्षद्वीप समूह की राजधानी है। ठीक है, लक्षद्वीप की राजधानी की बात करें तो देखो पहला ऑप्शन है पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर जो है यह अंडमान निकोबार द्वीप समूह की क्या है, राजधानी है। इसके बाद है कावारत्ती। कावारत्ती जो है यह लक्षद्वीप की राजधानी है। किसकी राजधानी है? कावारत्ती लक्षद्वीप की राजधानी है। इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चे, वह क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलो आगे बात करते हैं। आप लोग देखिए अगला प्रश्न क्या पूछा गया था। तो आपके पेपर में जो अगला क्वेश्चन था, कहता है कि सोन नदी निम्नलिखित में से किस नदी का सहायक नदी है। तो अगर हम बात करते हैं सोन नदी की, तो प्यारे बच्चे सोन नदी जो है या सिंपली यहां पर याद रखिएगा, यह गंगा नदी का सहायक नदी है। किस नदी का? सोन नदी किसका? गंगा नदी का सहायक नदी माना जाता है। चलो आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो अगला सवाल देखिएगा, क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया था, क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से, ठीक है, भारत की तटीय सीमा रेखा की लंबाई कितनी है। भारत की तटीय सीमा रेखा, भारत की जो ये मैप है, भारत के मैप में ये नीचे की स्थल जो है ये आपका ये जलीय सीमा रेखा बनाता है और ऊपर वाला जो भाग है यह क्या बनाता है, तटीय सीमा रेखा। तो तटीय सीमा रेखा की जो लंबाई है वह लगभग कितनी है, तो 7516.6 किलोमीटर। तो सर ऑप्शन में नहीं है, तो अप्रॉक्सीमेट की बात किया जाए तो यहाँ पर आप 7517 किलोमीटर इसका आंसर करेंगे। ठीक है, आगे बात करते हैं। क्वेश्चन देखिए आपका 5 नंबर क्वेश्चंस में कह रहा है कि भारत के किस राज्य में आपको गधों के लिए अभयारण्य मिल सकता है। तो गधा के लिए अभयारण्य की बात करें तो यह आपको गुजरात में मिल जाएगा। कहां पर मिलेगा? गुजरात में गधा के लिए अभयारण्य है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर छठा नंबर क्वेश्चन कहता है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह निम्नलिखित में से किस देश के साथ समुद्री सीमा साझा करता है। तो देखो अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है, पहला तो हम बात करें मेरे बच्चे, तो पहला आपका इंडोनेशिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इंडोनेशिया हो जाएगा। फिर हम बात करते हैं इंडोनेशिया के साथ साथ यह जो है आपका थाईलैंड के साथ भी सीमा साझा करता है और एक और देश है जिसका नाम है भाई साहब म्यांमार। क्या नाम है? म्यांमार। इस 3 देशों के साथ अपनी जो है क्या करती है, तो समुद्री सीमा साझा करती है। तो देखो श्रीलंका, यहां पर ये वाला ऑप्शन तो पहले गलत हो जाएगा क्योंकि श्रीलंका है ही नहीं। यहां पर देखिए बात करते हैं इंडोनेशिया और थाईलैंड है, एक म्यांमार नहीं दिया हुआ है। यहां भी श्रीलंका आ जाता है तो आपका ये भी नहीं होगा, यानी कि आपका जो ऑप्शन नंबर इसका सही होगा बी हो जाएगा सही। आगे बात करेंगे। देखो अगला प्रश्न कहता है, सर 7वां नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि अजंता की गुफाएं भारत के किस राज्य में स्थित है। अजंता एलोरा की गुफाएं है ना। अगर हम बात करें अजंता गुफा की, तो भाई साहब यह आपका महाराष्ट्र में हो जाता है। कहां पर हो जाता है? महाराष्ट्र में। आगे क्वेश्चंस देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चंस कहता है कि किस देश को पूर्वी समुद्र का मालकीन कहा जाता है। देखो पूर्वी समुद्र की मालकीन बात करें तो वह आपका श्रीलंका हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? श्रीलंका को क्या कहा जाता है, तो पूर्वी समुद्र का मालकीन कहा जाता है। आगे हम लोग बात करेंगे। देखो 9वां नंबर क्वेश्चन आपका सवाल है कि छत्तीसगढ़ को जो है मध्य प्रदेश से अलग कब एक नया राज्य बनाया गया था। तो वह बनाया गया था आपका नवंबर 2001 में। कब बनाया गया था? नवंबर 2001 में। चलिए आगे बात करते हैं। क्वेश्चंस अगला नंबर कहता है कि भारत का कितना प्रतिशत भाग मैदानी क्षेत्र पर है। मैदानी क्षेत्र के भाग की अगर हम बात करते हैं प्यारे बच्चे, तो आपका 43% जो है यह भारत का मैदानी भूभाग है। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। चलो आगे देखेंगे। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा गया था। क्वेश्चंस कहता है निम्नलिखित में से किसे विश्व का छत कहा जाता है। तो विश्व के छत की बात किया जाए तो वह पामीर का पठार है, जिसे क्या कहा जाता है,
तो विश्व का छत कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि कांगर घाटी भारत के किस राज्य में स्थित है। कांगड़ा घाटी, तो कांगड़ा घाटी की बात करी जाए तो बेसिकली कांगड़ा घाटी जो है मेरे प्यारे बच्चे, यह आपका कहां पर अवस्थित है, तो यह हिमाचल प्रदेश में है। कहां पर है, हिमाचल प्रदेश में है। हिमाचल प्रदेश में बात करें तो हिमाचल प्रदेश में यह पठानकोट से लेकर कहां तक, तो जोगिंदरनगर तक लगभग जो है 164 किलोमीटर तक फैला हुआ है। कितने किलोमीटर तक, 146 किलोमीटर तक फैला हुआ है। लेकिन यहां पर कोई वैसा ऑप्शंस नहीं दिया हुआ है, तो इस क्वेश्चंस को हम सस्पेंस के तौर पर लेकर चलते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखिएगा, आपका क्वेश्चंस है 13 नंबर। क्वेश्चंस कहता है कि सिंधु और सतलज के बीच हिमालय के विस्तार को क्या नाम दिया गया है। तो सिंधु और सतलज के बीच में जो हिमालय का विस्तार है वह पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाता है। क्लियर है, ऑप्शन सी हो जाएगा। फिर आगे बात करेंगे, क्वेश्चंस कहता है सिपकीला दर्रा। सिपकीला दर्रा की अगर हम बात करते हैं प्यारे बच्चे, तो यह आपका कहां पर है, हिमाचल प्रदेश में। ऑप्शन आपका बी यहां पर सही हो जाने वाला है। ठीक है, आगे बढ़ो, अगला क्वेश्चन देखिएगा। आपका अगला नंबर क्वेश्चन है कि नाथुला दर्रा भारत के किस राज्य को चीन से जोड़ता है। तो नाथुला दर्रा जो है प्यारे बच्चे, यह आपका बात करें तो सिक्किम जो है, सिक्किम से क्या करता है, तो चीन से जोड़ता है, सिक्किम में। ठीक है, आगे बात करेंगे। क्वेश्चंस कहता है कि पुराने जलोढ़ से बनी हुई मिट्टी वांगर कहलाती है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। आगे चलो, अगला क्वेश्चन क्या कहलाता है। अगला क्वेश्चन यहां पर कह रहा है कि भारत की कौन सी नदी जो है यह भ्रंश घाटी में बहती है। तो भारत की वह नदी जो भ्रंश घाटी में बहती है, पहला तो आपका ताप्ती नदी हो जाता है और दूसरा आपका नर्मदा नदी हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन देखो, नर्मदा भी है, ताप्ती भी है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा करेक्ट। आगे बढ़ते हैं, देखो अगला प्रश्न आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन है कि गारो राजमहल अंतराल निम्नलिखित में से किस पठार को प्रायद्वीपीय पठार के मुख्य खंड से अलग करता है। तो यहां पर जो इसका करेक्ट आंसर होने वाला है वह हो जाएगा आपका मेघालय का पठार। कौन सा पठार, मेघालय का पठार। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। आगे 19 की हम बात करते हैं। क्वेश्चंस देखिएगा 19 नंबर कि भारत में किस नदी पर गोसप्पा यानी कि जोग झरना पाया जाता है। वह कौन सी नदी है, तो शरावती नदी, जहां पर क्या पाया जाता है, जोग झरना पाया जाता है। चलो आगे देखेंगे। क्वेश्चंस आपका 20 नंबर क्वेश्चंस में कह रहा है कि मैंगलोर और कन्याकुमारी के बीच में केरल के मैदान को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है। तो वह आपका जो है क्या हो जाएगा, तो मालाबार मैदान के नाम से जाना जाता है। आगे क्वेश्चंस देखेंगे 21 नंबर क्वेश्चंस, अंडमान द्वीप समूह में कितने द्वीप मौजूद है। बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चंस था और अमूमन बच्चे ये जो है गलती करके आए होंगे। अंडमान, अगर ठीक है, यहां पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह नहीं कहा जा रहा है, अंडमान द्वीप समूह सिर्फ कहा जा रहा है। तो प्यारे बच्चे याद रखिएगा, अंडमान में 265 द्वीपों का समूह मिलता है, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा। फिर बात करेंगे क्वेश्चंस आपका अगला प्रश्न कह रहा है कि सिंधु नदी को संस्कृत में, अब यहां पर भी बहुत सारे बच्चे ने गलती किया होगा। देखो सिंधु नदी जो है, सिंधु नदी प्यारे बच्चे, इसको संस्कृत के इंडस शब्द से लिया गया है। किससे लिया गया है, संस्कृत के इंडस शब्द से लिया गया है। जबकि यहां पर बहुत सारे बच्चे सिंथोस, सिंधु, सिंध इसमें कंफ्यूज हो गए होंगे। ठीक है, बट इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। आगे हम लोग बढ़ते हैं, तो अगला प्रश्न देखिएगा। आपका जो नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि गंगा डेल्टा को आच्छादित करने वाले घने जंगल को क्या नाम दिया गया है। तो गंगा डेल्टा को आच्छादित करने वाला जो है भाई साहब, वह आपका सुंदरबन है। कौन सा वन है, सुंदरबन है। ऑप्शन नंबर बी होने वाला है यहाँ करेक्ट। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न अगला देखिएगा। तो 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, कोसी नदी कितनी धाराओं से मिलकर बनी हुई है। तो कोसी नदी जो है, जो कि हमारे बिहार का शोक माना जाता है। क्या माना जाता है, बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं प्यारे बच्चे, तो बिहार का शोक जो है कोसी नदी को कहते हैं। और यह 7 धाराओं से मिलकर बनती है। कितनी धाराओं से मिलकर बनती है, 7 धारा से। ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम लोग 25 नंबर क्वेश्चंस देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा ब्रह्मपुत्र द्वारा निर्मित सबसे महत्वपूर्ण द्वीप है। ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा बनाया गया सबसे महत्वपूर्ण द्वीप यहां पर जो हो जाएगा वो आपका माजुली द्वीप हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट। आगे क्वेश्चंस देखिएगा, आपका नेक्स्ट क्या कह रहा है। 26 नंबर क्वेश्चंस, ईव और टेल नदी किस प्रसिद्ध नदी का सहायक नदी माना जाता है। ईव नदी और टेल नदी, तो यहां पर सिंपली याद रखेंगे यह महानदी का सहायक नदी है। ऑप्शन बी यहां पर करेक्ट होगा। आगे क्वेश्चन 27 कहता है
कि मांडोवी नदी भारत के किस राज्य में महत्वपूर्ण नदी मानी जाती है? तो मांडोवी नदी कहां से बहती है भाई साहब? तो ये सिंपली आपके गोवा से होकर बहती है और गोवा में इसे बहुत ही प्रमुख नदी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़े। अगला प्रश्न देखिएगा 28 नंबर क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत के किस राज्य में अक्टूबर से दिसंबर तक सर्वाधिक वर्षा होती है? तो देखो अक्टूबर से दिसंबर पूछा जा रहा है, तो यहां पर इसका जो है ऑप्शन क्या हो जाएगा? तटीय तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। ठीक है, तटीय तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में जो है अक्टूबर से दिसंबर के बीच में काफी ज्यादा वर्षा होती है। फिर बात करते हैं अगला प्रश्न। आपका जो अगला प्रश्न रहने वाला है, कहता है दक्षिण पश्चिम मानसून की शुरुआत वर्ष के किस महीने से होती है? तो वह जो है दक्षिण पश्चिम मानसून जो है यह भाई साहब आपका जून से सितंबर तक रहता है। कब तक रहता है? जून से लेकर सितंबर तक। जो इसकी शुरुआत कब हो जाती है? तो जून मंथ में हो जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आगे हम बात करेंगे 30 नंबर क्वेश्चन प्यारे बच्चे। कहता है निम्नलिखित में से किस तरफ में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो वैसा कौन सा दिशा है जहां से सर्वाधिक वर्षा होने की संभावनाएं होती है? तो हवा की ओर से ज्यादातर जो है वर्षा की संभावनाएं ज्यादा होती है। ऑप्शन ए हो जाएगा, है ना, विंडवार्ड साइड। इसके बाद बात करें, अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत का कौन सा क्षेत्र भूस्खलन के प्रति अधिक संवेदनशील माना जाता है? भूस्खलन के प्रति अधिक संवेदनशीलता की बात किया जाए तो आपका जो है यहां पर तटीय क्षेत्र भी हो जाता है, पठारी क्षेत्र भी और पहाड़ी क्षेत्र भी। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा यहां पर सही। आगे देखेंगे क्वेश्चंस। आपका 32 नंबर क्वेश्चंस कह रहा है भूस्खलन को रोकने के लिए सबसे सस्ता और प्रभावी तरीका कौन सा हो सकता है? तो भूमि स्खलन को रोकने के लिए भाई साहब वनस्पति के आवरण में वृद्धि कर दीजिए। वनस्पति का पेड़ पौधों का जो है आवरण, पेड़ पौधों की संख्या बढ़ा दीजिए तो भूस्खलन अपने आप जो है कम हो जाएगा। ऑप्शन यहां पर डी होगा करेक्ट। आगे बात करते हैं क्वेश्चंस नंबर नेक्स्ट कहता है, क्वेश्चंस कहता है कि भारत का कौन सा क्षेत्र हिमस्खलन आपदा से अधिक प्रभावित क्षेत्र माना जाता है? तो वह जो क्षेत्र है आपका जम्मू और कश्मीर, इसके बाद जो है जम्मू कश्मीर के बाद हिमाचल प्रदेश। ठीक है, चलो ऑप्शन डी हो जाएगा यहां पर करेक्ट। आगे बात करते हैं, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन से निम्नलिखित में से कौन वायु प्रदूषक है? यहां पर ऑप्शन क्या क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड। तो पहला ऑप्शन देखते ही टिक लगा दो, कार्बन मोनोऑक्साइड, है ना। यह क्या है? तो भाई साहब वायु प्रदूषक गैस है। और आगे बात करें क्वेश्चंस देखिएगा, वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी प्रतिशत मात्राएं पाई जाती है? नाइट्रोजन जो है यह 78% पाया जाता है ना। चलो आगे बात करते हैं क्वेश्चंस। अगला प्रश्न कहता है कि भारत में जल की गुणवत्ता में गिरावट का मुख्य कारण क्या माना जाता है? तो जल की गुणवत्ता, ठीक है, देखो जल की गुणवत्ता का जो गिरावट का सबसे प्रमुख कारण माना जाता है वह शहरी क्षेत्र भी है, इंडस्ट्रीज के कारण भी जल की गुणवत्ता कम रही है और कृषि के अपवाह के कारण भी जल की गुणवत्ता कम रही है। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा यहां करेक्ट? डी हो जाएगा। आगे बात करेंगे प्रश्न 37 नंबर देखिए। 37 नंबर क्वेश्चन कहता है कि तापी बेसिन में सबसे अधिक आबादी वाला शहर कौन सा है? तो तापी बेसिन जो है भाई साहब ये सिंपली जो है ये गुजरात के शहरों में देखने को मिलता है। और सिंपली यहाँ पर जो है गुजरात में अहमदाबाद क्षेत्र जो है, अहमदाबाद क्षेत्र यहाँ पर आपको तापी बेसिन में सबसे अधिक आबादी वाला शहर माना जाता है अहमदाबाद। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग 38 नंबर क्वेश्चंस देखेंगे, मृदा प्रदूषण का प्रमुख कारण निम्नलिखित में से कौन सा हो सकता है? मृदा प्रदूषण यानी कि मिट्टी के पॉल्यूशन के लिए रासायनिक उर्वरक का प्रयोग, तो ये तो निश्चित है। नगर पालिकाओं का ठोस कूड़ा कचरा, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? सी करेक्ट हो जाएगा। फिर बात करते हैं अगला प्रश्न। आपका क्वेश्चन कहता है कि ध्वनि की किस तीव्रता को सर्वाधिक तीव्रता ध्वनि माना जाता है? तो वह ध्वनि की कौन सी तीव्रता होगी प्यारे बच्चे? याद रखिएगा आपका 100 डेसिबल जो है, 100 डेसिबल क्या माना जाता है? यह ध्वनि की सबसे अधिक तीव्रता मानी जाती है। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, 80 से 100 डेसिबल के बीच। ठीक है, चलो प्यारे बच्चे आगे देखते हैं। अगला प्रश्न आपका कहता है कि 2011 की जनगणना के आंकड़े के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान रहा है? तो देखो अभी 2011 की जनगणना की जब हम बात करते हैं तो भारत विश्व का दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश, पहला कौन था? आपका चाइना था। ठीक है, 2011 की जनगणना के मुताबिक। बट अगर अभी वर्तमान की स्थितियों की बात करें तो हमारा भारत पहला नंबर पर है। वर्तमान में कहां पर है? पहला नंबर पर जनसंख्या की दृष्टि से। चीन हमारा जो है ये दूसरे नंबर पर आ गया, चीन पिछड़ गया है।
वहीं पर 2011 के जनगणना के मुताबिक हमारा भारत जो है यह जनसंख्या की दृष्टि से दूसरे नंबर पर था। ठीक है, आगे बात करते हैं। आपका अगला प्रश्न कहता है कि किस वर्ष को भारतीय जनसंख्या में जनसांख्यिकी विभाजन माना जाता है, वह कौन सा वर्ष है? आपका 1921। ठीक है, 1921 ईस्वी जो है यह भारतीय जनसंख्या में जनसांख्यिकी विभाजन के रूप में माना जाता है। आगे प्रश्न कहता है किस काल में भारत की जनसंख्या लगभग स्थिर थी? ठीक है, देखो यहां पर भी जो ऑप्शन दिए गए थे थोड़ा कंफ्यूज करने वाला ऑप्शन दिया गया था। अब कहोगे सर कैसे? तो भारत की जनसंख्या की बात करें तो लगभग स्थिर वह कौन सा ऐसा काल था? तो 1921 से लेकर, कहां से लेकर 1921 से लेकर 1951 तक का जो एरा था मेरे भाई, इसके बीच में भारत की जो जनसंख्या थी बिल्कुल स्थिर मानी जाती थी। ठीक है, लेकिन यहां पर ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं है। 1901 से लेकर 1921 तक, 1921 से 1931, 1931 से 41, तो ऐसी स्थितियां में बच्चे बहुत सारी गलती किए होंगे और जो बच्चे अमूमन इसका आंसर उपरोक्त में से सही करके आए हैं उनका सही है। ठीक है, हम ये आंकड़ा यहां से भी एनालिसिस करके रख सकते हैं क्योंकि 1901 से लेकर 1921 तक भी जनसंख्या का जो है इधर उधर होना, वृद्धि होना, कम होने की तो सवाल ही नहीं बनती है। वृद्धि होना कुछ उस हिसाब से वृद्धि का दर नहीं देखा गया था, इसलिए हम इसको कह सकते हैं कि 1901 से लेकर 1951 तक जो है जनसंख्या का जो संतुलन था वो काफी स्थिर माना गया। आगे बात करेंगे। प्रश्न आपका अगला कहता क्या है? अगला सवाल है भारत में किस काल में जनसंख्या की तीव्र उच्च वृद्धि का काल माना जाता है? वह कौन सा काल था भाई साहब जिस समय जनसंख्या का काफी ज्यादा वृद्धि देखने को मिला था? तो वह आपका था 1951 से लेकर के 1981 तक का समय। ठीक है, जहां पर जो है क्या हुआ तो जनसंख्या काफी ज्यादा मात्रा में बढ़ी, काफी तेजी से बढ़ी। आगे बात करें, देखो अगला प्रश्न आपका क्या कह रहा है। क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य में वर्ष 2001 से लेकर 11 के बीच में नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि देखी गई थी? तो वह नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि 2001 से लेकर 11 तक कहां पर देखा गया था? तो नागालैंड में देखा गया था। ठीक है, आगे देखना प्रश्न आपका 45 क्या कहता है। 2011 की जनगणना के अनुसार अगर हम बात करें तो भारत का दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला राज्य कौन सा था? दूसरे नंबर पर कौन था? पश्चिम बंगाल। दूसरे नंबर पर कौन था? महाराष्ट्र था। आपका कौन सा था? महाराष्ट्र था। ठीक है, भारत का वह कौन सा राज्य था जो सबसे अधिक जनसंख्या वाला था दूसरे नंबर पर? तो आपका महाराष्ट्र था 2011 की जनगणना के मुताबिक। आगे बात करते हैं। प्रश्न आपका कहता है 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा जो है भारत का सबसे घनी आबादी वाला राज्य था? तो घनी आबादी वाला राज्य दूसरा नंबर पर अभी आपने देखा महाराष्ट्र था। तीसरा अगर बात करें सबसे ज्यादा तो आपका यूपी था, उत्तर प्रदेश, और अभी भी वर्तमान में आपका जनसंख्या की दृष्टि से यूपी ही सबसे आगे है। ठीक है, आगे बात करते हैं। क्वेश्चन अगला क्या कहता है कि भारत में कितनी भाषाओं को राजभाषा के रूप में मान्यता मिली है? संवैधानिक तौर पर हमारे 22 भाषाएं जो कि हमारी 8वीं अनुसूची में वर्णित है। आगे बात करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के किस राज्य में ईसाई धर्मों की जनसंख्या का प्रतिशत जो है सबसे ज्यादा आपको कहां देखने को मिलता है? तो अगर बात करें, देखो सबसे ज्यादा जो है वह केरल में देखने को मिलता है। कहां पर देखने को मिलता है? इसके बाद कहां पर देखने को मिलता है? नागालैंड में देखने को मिलता है। तो प्यारे बच्चे, अगर यहां पर इनमें से कोई ऑप्शन नहीं है तो वैसी स्थिति में इन सभी ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलना होगा और यहां पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका वो नागालैंड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपका 49 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में मुस्लिम आबादी का प्रतिशत सबसे ज्यादा देखने को मिलता है? ठीक है, तो यहां पर देखिए अगर बात करें वह कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है जहां पर सबसे ज्यादा मुस्लिम की आबादी आपको देखने को मिलता है? तो आपका लक्षद्वीप है जहां पर मुस्लिम की आबादी सबसे ज्यादा है। फिर बात करें 50 नंबर क्वेश्चन कहता है 2011 की जनगणना रिपोर्ट के मुताबिक भारत का लिंगानुपात, यहां पर ऑप्शन जो है काफी ज्यादा हमारे मुताबिक अगर कहे तो यहां पर गलत दिया हुआ है। हालांकि आप 933 इसका ऑप्शन ज्यादातर बच्चे किए होंगे। ठीक है, लेकिन अगर एग्जैक्ट में बात करूं तो एग्जैक्ट 2011 की जनगणना बताती है कि लिंगानुपात जो था वह था आपका 943, 1000 रेशियो 943, 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या 943 थी, लेकिन यहां पर ऑप्शन ही नहीं है। तो आपने अगर 933 यहां पर किया है तो आपकी ये आंसर सही हो सकती है। ठीक है, हालांकि इसे सस्पेंस में रखना है। ठीक है, आगे बात करते हैं। क्वेश्चन आगे बात करते हैं। प्रश्न अगला देखो। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे कम साक्षर राज्य बिहार हो सकता है, दूसरा तो हो ही नहीं सकता है
है ना जी, बिहार के अलावा दूसरा हो ये नहीं सकता है। आगे बात करते हैं, अगला सवाल देखो, अगला सवाल है कि बिहार का राजकीय पुष्प कौन सा है। यहाँ पर आप लोग जो है कंफ्यूज हुए होंगे, बहुत सारे लोग जो है कमल मारकर आ गए होंगे, लेकिन कमल जो है हमारे भारत का राष्ट्रीय पुष्प है। क्या है? भारत का राष्ट्रीय पुष्प है। तो ये ऑप्शन तो कतई नहीं होने वाला है। प्लस ये भी नहीं होगा आपका जो है कचनार फूल। क्या है? कचनार फूल जो है वह क्या है, बिहार का राज्य पुष्प के रूप में जाना जाता है। आगे बात करते हैं, प्रश्न आपका 53 कहता है किस वृक्ष को बिहार राज्य का वृक्ष माना जाता है। बिहार का राज्य वृक्ष वह कौन सा है? तो भाई पीपल है ना। पीपल को क्या माना जाता है? तो बिहार का राजकीय वृक्ष माना जाता है। ये आम बच्चा लगा है, देखो आम भाई साहब भारत का राजकीय फल है। क्या है? भारत का राष्ट्रीय फल है ना आम। यहाँ पर पीपल जो है यह क्या हो जाएगा, तो वृक्ष जो है बिहार का राजकीय वृक्ष हो जाएगा। आगे बात करते हैं, अगला सवाल कहता है निम्नलिखित में से कौन सी नदी बिहार में नहीं बहती है। बिहार में नहीं बहने वाली नदी कौन सी है भाई? यहाँ तो यहाँ पर देखो गंगा तो बिहार में बहती ही बहती है ना। गंगा तो गंगा नदी बिहार में नहीं बहती है। कोसी बहती है, रामगंगा बहती है, बागमती बहती है, गंगा नदी बिहार में ना बहती है। ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बात करते हैं, सवाल नंबर अगला क्या कहता है। अगला सवाल कहता है यहाँ पर कि बिहार का सबसे छोटा जिला, ठीक है। एक मिनट देखो, यहां पर इन प्रश्नों की बात करें तो बहुत सारे बच्चे अब यहां पर कमेंट करेंगे सर पटना जो है तो ये तो गंगा नदी के तट पर स्थित है। यहां पर सवाल आपका हो सकता है, याद रखिएगा। तो पटना भाई साहब गंगा नदी पर है, लेकिन याद रखिएगा वो रामगंगा के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? रामगंगा के नाम से जाना जाता है। तो यहां पर सिंपली याद रखिएगा जो प्रॉपर गंगा है, जो कहां से निकलती है, गोमती से निकलती है, वह आपके बिहार में नहीं आती है, वह रामगंगा के रूप में बिहार में आती है। इसलिए याद रखिएगा यहां पर ऑप्शन ए हो जाएगा। और 55 नंबर की बात करते हैं तो 55 नंबर सवाल कहता है कि बिहार का सबसे छोटा जिला कौन सा है। बिहार का सबसे छोटा जिला आपका शिवहर होगा। ये पश्चिम चंपारण लगेले है भाई, पश्चिम चंपारण तो बहुते बड़का है। आप जो ये बिहार का नक्शा देखते हो, बिहार का नक्शा भाई ये जो है ये भाई साहब ये पूरा चंपारणे है, पश्चिमी चंपारण है ना। तो ये तो बहुते बड़का जिला है। शिवहर जो है ये क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन बी यहां पर करेक्ट हो जाएगा। आगे बात करते हैं 56 नंबर क्वेश्चन। तो बिहार का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। बिहार का सबसे ऊंचा जलप्रपात आपका ककोलत जलप्रपात हो जाएगा। ऑप्शन डी यहां पर करेक्ट हो जाएगा। आगे बात करेंगे क्वेश्चंस, देखिएगा आपका 57 नंबर क्वेश्चंस, बिहार का कौन सा शहर जो है यह सबसे पवित्र शहर माना जाता है। सबसे पवित्र शहर जो है ये आपका क्या माना जाता है? बोध गया को माना जाता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलो आगे हम बात करें, अगला सवाल कहता है कैमूर में भभुआ किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है। कैमूर में भभुआ एक क्षेत्र है कैमूर में, वह किस ऐसे खनिज के लिए प्रसिद्ध माना जाता है प्यारे बच्चे? तो वह चूना पत्थर के लिए माना जाता है। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका सही। आगे देखेंगे प्रश्न आपका क्या कह रहा है। 59 क्वेश्चन पूछा गया कि बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले में सबसे अधिक वन का क्षेत्र पाया जाता है। तो बिहार का वह कौन सा क्षेत्र है, बिहार का वह कौन सा क्षेत्र है जहां पर सबसे अधिक वन पाया जाता है? तो आपका कैमूर है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे बात करते हैं, प्रश्न आपका 60 कह रहा है कि बिहार के किस जिले में मखान का सर्वाधिक उत्पादन होता है। तो मखान भाई साहब जो है पान मखान, याद है ना, मधुबनी जिला है ना, हमारे मिथिला में तो मखान बड़ा प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाइए? ए हो जाइए, ठीक है। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल की बात करें तो किस जिले को बिहार का धान का कटोरा कहा जाता है। वह कौन सा जिला है जिसको बिहार में धान का कटोरा के नाम से जाना जाता है? तो आप कहोगे सर वह रोहतास है। रोहतास में काफी मात्रा में धान का उत्पादन होता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? डी हो जाएगा। चलो आगे हम बात करते हैं, प्रश्न आपका 62 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा बिहार का गन्ना उत्पादक जिला है। गन्ना उत्पादक भाई, गन्ना उत्पादक की जब हम बात करते हैं तो सिंपली यहां पर पश्चिम चंपारण में भी गन्ना का उत्पादन होता है, पूर्वी चंपारण में भी गन्ना का उत्पादन और गोपालगंज में भी होता है। ऑप्शन डी हो जाएगा यहां पर। सब उपरोक्त में से सभी सही आंसर हो जाएगा। देखो अगर यहीं पर क्वेश्चन रहता कि बिहार का ऐसा कौन सा जिला है जहां पर सबसे ज्यादा गन्ना का उत्पादन होता है, तो सबसे ज्यादा की बात जब कर लिया जाता तो यहां पर ऑप्शन पूर्वी चंपारण हो जाता। लेकिन यहां पर पूछ रहा डायरेक्टली कि गन्ना उत्पादक जिला कौन कौन सा है, तो पश्चिम चंपारण में भी होता है, पूर्वी चंपारण और गोपालगंज, तीनों में गन्ना का उत्पादन होता है। आगे आइए बात करते हैं अगला सवाल। आपका अगला सवाल कह रहा है कि बिहार का कौन सा जिला जो है यह सोयाबीन के उत्पादन के लिए जाना जाता है। सोयाबीन है ना, सोयाबीन के उत्पादन की जब हम बात करते हैं तो प्यारे बच्चे याद रखिएगा सोयाबीन के उत्पादन के लिए आपका बेगूसराय जाना जाता है। कौन जाना जाता है? बेगूसराय में सोयाबीन का उत्पादन होता है, ठीक है। आगे बात करें, देखो अगला सवाल कहता है कि बिहार में कौन सा, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला है जिसका साक्षरता दर सबसे ज्यादा है।
साक्षरता दर सबसे ज्यादा किसका है? तो आपका जो है रोहतास का है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। आगे रोहतास का अगर साक्षरता दर कहा जाए तो आपका 73.37 परसेंटाइल है, जो सबसे ज्यादा है बिहार में, है ना। आगे बात करते हैं, अगला सवाल क्या है? अगला सवाल कहता है कि बिहार के किस जिले में लिंगानुपात सबसे ज्यादा माना जाता है? तो बिहार का वह कौन सा जिला है प्यारे बच्चे? वह जो है आपका कौन? तो गोपालगंज, जहां पर लिंगानुपात सबसे ज्यादा माना जाता है। आगे बात करें क्वेश्चंस, बिहार के किस जिले में सबसे ऊंची पर्वत चोटी पाई जाती है? बिहार का वह कौन सा जिला है जहां पर सबसे ऊंचा पर्वत चोटी पाया जाता है? तो आप कहोगे सर वह है पश्चिम चंपारण। कौन सा? पश्चिम चंपारण। चलिए प्यारे बच्चे आगे बात करते हैं। 67 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार का उच्चतम बिंदु कौन सा है? बिहार का उच्चतम बिंदु, है ना, तो उच्चतम बिंदु जो है आपका सोमेश्वर किला हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हाईएस्ट पॉइंट बिहार का अगर बात करें तो सोमेश्वर किला है। फिर आगे बात करते हैं, आपका 68 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कहा जाता है कि भारत की किस पौराणिक नदी को देवी सीता ने श्राप दिया था? ऐसी कौन सी भारत की पौराणिक नदी है जिसको देवी सीता के द्वारा श्राप दिया गया था? तो आप कहोगे सर फल्गु नदी को क्या किया था? सीता जो थी वह श्राप दी थी। आगे बात करते हैं, अगला सवाल। अगला सवाल कह रहा है कि बिहार का कौन सा जिला जो है या देवी सीता की जन्म स्थली? भाई सीतामढ़ी, सीतामढ़ी, है ना। आइए आगे बात करते हैं। अगला सवाल कहता है कि भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो भगवान बुद्ध को बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, है ना। सारनाथ में उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था, है ना। तो ऑप्शन सी यहां पर क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। आगे आइए बात करते हैं, सवाल नंबर 71 कहता है कि बिहार की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? सबसे ज्यादा मीठे पानी की, तो आपका कांबर झील हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। आगे बात कर लेते हैं, प्रश्न आपका 72 क्वेश्चंस कहता है कि निम्नलिखित में से किसे बिहार का पहला प्रमुख पुल माना जाता है? पहला प्रमुख पुल। सब बच्चे गलती किए होंगे, या तो आप गांधी सेतु लगा के आए होंगे या कोसी सेतु लगा के आए होंगे। राजेंद्र सेतु पर तो किसी का ध्यान नहीं गया होगा, और यही सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी, है ना। यह बिहार का पहला सबसे प्रमुख पुल माना जाता है राजेंद्र सेतु। आगे बात करते हैं, प्रश्न अगला सवाल कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा बांध बिहार में स्थिर है? तो बिहार में अगर बात करें कौन सा बांध जो है वह स्थित है, तो वह अगर यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा कौन सा? यहाँ पर देखिए बिलासी बांध की बात कर लेते हैं। बिलासी बांध भी है, आपका चांदन बांध भी है, दुर्गावती बांध भी है ना। यानी कि यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से सभी हो जाएगा, ठीक है। फिर बात करते हैं 74 भाई साहब, बिहार वर्तमान में बिहार में कितने जिले हैं? तो 38 जिले हैं। ये तो हलवा वाला सवाल सब पूछ दिया था। लास्ट क्वेश्चन देखो क्या कहता है, क्वेश्चन से विद्यापति की जन्मस्थली तो हमारा मधुबनी में होले है ना। ऑप्शन नंबर का होइए? बी होइए, ठीक है। तो टोटल नंबर बात करें तो 75 क्वेश्चंस जो आपसे एग्जाम में पूछे गए थे, जिसका मैंने 100% सही आंसर की डिस्कस करके आपको बता दिया। हो सकता है एक आध क्वेश्चंस ऐसे हो जो मेरे माइंड से मिस्टेक भी हो सकती है, क्योंकि बहुत सारी क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो हर हमेशा दिमाग पर नहीं रहता है ना। तो अगर कोई क्वेश्चंस आपको लगे कि सर से मिस्टेक हो गई है, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। हालांकि मेरे लिहाज से बात करें तो मैंने 100% प्रश्नों का सही आंसर आपको बता दिया है। आप मैच कर सकते हैं कि पेपर में आपने 75 में से कितना क्वेश्चन सही किया है। आप कमेंट करके हमको जरूर बताइएगा। अगर ये क्लासेस आपको हेल्पफुल लगी है, चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं करे हो प्यारे बच्चे, सब्सक्राइब कर लेना, है ना। और अपने सभी दोस्तों के बीच इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी को हेल्प मिल सके, सारे बच्चे जो है अपना जो है मैच कर सके। और एक बात बताऊंगा कि आपकी पेपर जैसे ही खत्म होती है, आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपने क्वेश्चंस का सीरियली जिस प्रकार से यहाँ पर देखिए अच्छे तरीके से प्यारे बच्चे, एक बच्चे ने जो है फोटो खींचकर ज्योग्राफी का भेजा था, आप भी एकदम अच्छे से फोटो खींचकर भेजिए ताकि मैं आपको उसका आंसर की डिस्कस करवा दूं, है ना। विशेष मिलते हैं आप लोगों के साथ अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।